जी का 32 नाम वाला मेरे मुंह से निकल गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे पास इसका लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए विनती यही है, जब मैं प्रेयर करूं तो सर आप लोग भी प्रेयर पर स्थिर होके प्रेयर सुने, या मतलब स्थिर हो जाइए, बस हम यही कहेंगे। मतलब हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप लोग सब बड़े हैं इसीलिए। तो मैं शुरू करता हूं सर जी, शुरू करें। ओ ओमेगा। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वं बीजम यं शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मयि श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा नमोस्तुते। थैंक यू सर। ये जो लाल टीका दुर्गा जी का ही है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपने बहुत सुंदर प्रार्थना किया, भीतर से बहुत ज्यादा शक्ति मिला। भगवान आपको अच्छा रखें। और अब मैं अपने गार्जियन प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उमा शंकर जी का स्वागत करें और हमारे भविष्य में भी हमारे प्रोग्राम में वो आते रहें। ऐसे ऐसे विद्वानों का ही हमारा ये ग्रुप है। और हर देखा आपने कल भी कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ। हर दिन अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और ये प्रार्थना का बल है। और आज भी हम सी लेवल इंक्रीज से क्या खतरा होगा इसको सुनेंगे। प्रसाद साहब का आशीर्वाद बचन चाहिए और उन्हें हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए उनका निमंत्रण चाहिए। तो प्रसाद साहब, प्रसाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमें मौका दिया कि एक ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनके चेहरे पर मैंने जब मेरी पहली नजर गई तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। अगर वो देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि हम आज खुश हैं कि वो सामने हैं।
और उनकी बातें हम सुनने जा रहे हैं। और यह कह करके कि पटना आने वाले हैं तो और भी खुश हैं इस बात से, मौका मिलेगा इनको देखने का। तो हम लोग सब बड़े बहुत नाज करते हैं आपके सत्संग का। इसमें सब लोगों को मालूम है आपके बारे में। उसके तो क्या कुछ कहने की समझते हैं कि जरूरत तो नहीं, क्षमता भी नहीं है, बहुत ज्ञान है। और आप ज्ञान हासिल किया है बहुत कष्ट करके, बहुत अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को उस पर बहुत भार दे करके, क्योंकि सामने आप जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने में आप सक्षम हैं, लेकिन जो स्थिति ऐसी है कि अच्छे कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं, उस सुझाव पर कार्य नहीं हो रहा है। कार्य करना जरूरी है। आप इस बात को मानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसा जबा नहीं आया हुआ है। अभी मैं देख रहा था अपने व्हाट्सएप पर यूएस वाले लोग जो हैं जो परेशान हैं, वहाँ तो लगता है कि या तो आपकी अच्छी बातें लोग नहीं सुनते हैं, और वहाँ तो अच्छी बातें के बजाय अच्छी बात करना ही गुनाह है वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति आपका जो रिसर्च है और आप रिसर्च करते हैं और जो सच्चाई है उसको जाहिर करते रहे। सरकार नहीं सुनती है, ना सुने, हम लोग सुनते हैं और बहुत नाज करते हैं, बहुत गर्व करते हैं। तो आपको सबकी तरह से निवेदन करते हैं कि आप अपना ठीक है, 100 साल हो रहा है, शुरू करके से ज्यादा समय तक सुन सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हम लोग को मिला, हम लोग लकी हैं। और मैं उमाशंकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो वक्तव्य शुरू करें, और उमाशंकर जी को ये बता दें कि अभी 2 महीने मैं पटना में ही, हम भी हैं, तो जब पटना आए तो हमसे भी मिलेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो हम लोग मिलेंगे। और सर आप अपना वक्तव्य शुरू करें। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न पूछा है, तो मैं उसको आईएएस स्टूडेंट्स लोगों ने कुछ प्रश्न पूछा है। हमने कहा डायरेक्ट सर से आप पूछिए और सामने आइए, आप आईएएस बनने जा रहे हैं तो इतना तो मोरल करेज होना चाहिए। लेकिन यदि उनके हेड ने हमको प्रश्न भेजा, मैं प्रश्न पढ़ के सुना दूंगा और उसका उत्तर वो सुन लेंगे। तो आप शुरू करें उमाशंकर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? झा साहब बहुत अच्छी तरह। थैंक यू। आज बहुत दिनों के बाद खान साहब से, अखौरी साहब से, अमिताभ जी से और उमेश चंद्र जोशी जी से आज मुखातिब होने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है। रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक ऑफ कर लें, थोड़ा सा आवाज कहीं से आ रही है जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था खान साहब कि हमारा एक ग्रुप है और हमको आपसे जुड़े हुए करीब करीब 1-2 साल हो रहे होंगे, मेरा ये मानना है, हो सकता है उससे कम। लेकिन इस ग्रुप को हम लोग थोड़ा सा एक्टिवेट करके
और इस पे कुछ काम करना शुरू करा। तब इस ग्रुप की का जो उद्देश्य है वो सार्थक होता है। हम लोग सभी लोग एक दूसरे, सभी आप बहुत विद्वान व्यक्ति लोग हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सभी जानते हैं, जो भी यहाँ पे बोला जाएगा आप सोचते हैं और जानते हैं। तो मेरा विचार है कि इन विषयों को लेकर आप, कुछ भी नहीं हो सकता है तो लिखने पढ़ने का तो काम हो ही सकता है, पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में इसको लिखा जा सकता है। आज मैं सी लेवल राइज पे कुछ कहने जा रहा हूं। आज का हमारा जो व्याख्यान होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है, गंभीर है। देखिए, क्लाइमेट चेंज से जो खतरा है वो खतरा हमारे विश्व को है और भारत को भी है, क्योंकि हमारा जो कोस्टल लाइन है वो 7,500 किलोमीटर का है और उसमें खान साहब करीब 20 शहर हैं और 40 मिलियन मछुआरे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के टर्म में अगर हम बात करें तो 2% का इंडिया, और अगर उससे भी हम थोड़ा सा और अंदर घुसे तो वेस्टर्न कोस्ट पे 65% मछलियों को पकड़ने का, मछलियां पकड़ते हैं। मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा आपके पास मछली है, ईस्टर्न कोस्ट पे थोड़ा कम। लेकिन दुर्भाग्य से जब क्लाइमेट चेंज की बात और सी लेवल राइज की बात आज हम मुख्यतः जब बात करेंगे, जो समुद्र का जो लेवल है, जल स्तर है। उमेश जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप हैं उमेश जी? उमेश जोशी जी? चलिए, कहीं और होंगे। सुन रहा हूँ बिल्कुल। ईगरली वाचिंग। जी, या मैं भी बाद में कुछ कहूंगा, बाद में कहूंगा। सो राइट। तो जो सी का जल स्तर है वो बढ़ रहा है सर। अब जल है तो जल आएगा कहां से? ऐसा तो नहीं कि बारिश की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। तो जो सी का लेवल बढ़ रहा है वो बढ़ने का कारण है ग्लेशियर्स, सी आइस। आप इसको लेमन की भाषा में समझ सकते हैं कि जो भी बर्फ के रूप में जहां भी जमा हुआ है वो पिघल कर अब समुद्र में मिल रहा है। अच्छा, क्यों अभी भैया जा रहे हैं? वैज्ञानिकों का एक मत है सर, उस मत को थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि आज हमारी आपकी जो बात होगी तो थोड़ा सा मैं खान साहब उसमें ये भी बताऊंगा कि जो शोध हुए हैं वो शोध क्या कहते हैं। तो अगर आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स के सारे बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर करीब 60 मीटर बढ़ जाएगा। 60 मीटर बढ़ने का मतलब आप इसको आप ऐसे लिखिए, मैं भी आपके पास डेटा भी दूंगा कि अगर 1 मीटर हमारा बढ़ता है तो कितने सिटी, कितने शहर जलमग्न हो सकते हैं, वो डेटा भी आएगा। तो ये 60 मीटर का जल आ जाता है समुद्र में। अगर इसको फीट में हम करें तो 1 मीटर में रफली 3 फीट 3.25 होता है। तो ये 200
30-40 फीट पानी ऊपर आ जाएगा। आपके जितने कोस्टल लाइन के शहर हैं वो सारे शहर जलमग्न हो जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आप सबों से कि एक बहुत साइंटिफिक जर्नल है जिसका नाम है नेचर, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 2023 में। वो आर्टिकल क्या कहता है कि 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे ग्लेशियर लेक से प्रभावित होते हैं। वो 4 कंट्रीज कौन कौन है? इंडिया है, पाकिस्तान है, पेरू है और चीन है। और करीब 15 मिलियन लोग इसके इम्पैक्ट से दे आर एक्सपोज टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोफ। और करीब 1 मिलियन लोग, खान साहब, इस ग्लोफ, इस जो ग्लेशियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे, आप अभी नागेश झा जी बहुत सुंदर मंत्र पढ़ रहे थे, तो हमारे जो ऋषि रहते थे वो पहाड़ों पे ही रहते थे, उस समय बर्फ बहुत होता था। तो वो करीब 1 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं जहां पे एक ग्लेशियर लेक्स है। पूरे हिमालयस पे, खान साहब, पूरे हिमालयस पे 28,000 ग्लेशियर लेक्स है। 28,000। और सुनकर आश्चर्य होगा कि इनकी संख्या में करीब 10.8% की वृद्धि पिछले 1 दशक में हुआ। और उनके एरिया में जो वृद्धि हुई है वो 33.7% का हुआ है। इसका मतलब जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन? जैसे ही ये स्नो और आइस पिघलकर आप कुछ कह रहे सर? आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है, आप म्यूट है सर। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? बस जब ये आपने कहा 28,000 ग्लेशियर्स है। जी, ग्लेशियर लेक्स है, ग्लेशियर लेक्स है, ग्लेशियर नेट है, ठीक है। हाँ लेक्स है। 28,000 ये इसरो की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि पूरे हिमालय में 28,000 ग्लेशियर लेक्स। मैं लेक्स की बात कर रहा हूँ, ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब ये ग्लेशियर का नंबर बढ़ा है या घटा है? 2 बातें मैं कह रहा हूं सर, दोनों में थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा। ग्लेशियर्स एक अलग चीज है और ग्लेशियर के पिघलने से, गर्मी की वजह से जो लेक्स बन रहे हैं उसकी संख्या की बात मैं कह रहा हूं। हाँ, उसकी संख्या, ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये ग्लेशियर के लेक्स की संख्या 10.3% पिछले दशक में बढ़ा है। मतलब 2011 से लेके 24 के बीच में करीब 10.3% ये बढ़ा है। और इनके एरिया में ये जो लेक्स है उसके एरिया में 33.7% विस्तार हुआ है। मतलब वो नदी और चौड़ी होती गई है, आप यूं समझिए। मतलब उसमें पानी का लेवल और आता गया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उतना ही ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलता गया। अब
सर आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिए। एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ, जर्नल का नाम था साइंस एडवांसेस, वो 2019 में आया। एक रिसर्चर था, वो रिसर्चर क्या कर रहा था उमेश जोशी जी? जी सर, जी। उसने 1975 और 2000 के बीच में और 2001 से 2016 के बीच में जो बर्फ का पिघलने का रेट है, उस रेट पे रिसर्च किया। और वो क्या देखा कि ग्लेशियर्स में प्रत्येक वर्ष 2001 से 16 के बीच में 2001 से 16 के बीच में 16 इंच ग्लेशियर्स के बर्फ प्रत्येक वर्ष पिघल रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है सर। ये सारे जो रिसर्च है, ये हम लोग खान साहब पढ़ते नहीं है। तो जब आप किसी चीज को जानेंगे नहीं तो डर भी नहीं लगेगा। एक जब हम लोग एकेडमी में गए थे, सर जानते होंगे कौरी सर, कि आप जब कानून को नहीं जानते हैं तो कानून से डर नहीं लगता। हमें भी नहीं लगता था जब तक हम स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे ही हमने आईपीसी, सीआरपीसी और बाकी एक्ट्स पढ़े तो मुझे फिर डर लगने लगा कानून से। कानून जब आप जानेंगे तो डर लगता है। वही बात है, जब मैं जानने लगा तो मुझे डर लगने लगा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अब एक और मैं बताता हूं कि ये बर्फ पिघलता कैसे है। देखिए सर, 2-3 कारण है पिघलने के। पहला, बर्फ इसलिए पिघलता है उमेश भाई कि आपका तापमान बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए बढ़ रहा है कि सी के वाटर का आप दोनों में अंतर समझिएगा सर। एक तो एयर टेम्परेचर, वायु का तापमान बढ़ रहा है। जैसे गर्मी में आप बाहर भी निकलेंगे तो गर्मी लगती है ना। खान साहब अभी जमशेदपुर में गर्मी लग रही होगी। और दूसरा है सी का जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, ये टेम्परेचर तो दोनों बढ़ रहे हैं, अपनी जगह ही है। साथ में जो ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन, जैसे गर्मी में खान साहब अगर आप काला कपड़ा पहन ले और धूप पे निकले तो बहुत गर्मी लगेगी। कारण ये होता है कि काले कपड़े में ये साइंटिफिक है कि वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो काला है। रिफ्लेक्ट करता है तो दूसरा कलर होता है। जब वो अब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पिघलने की जो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, उस ग्लेशियर्स में ये रिसर्च करके देखा गया, आर्टिकल पब्लिश किया गया कि करीब करीब जब मार्च से जून तक 1 क्यूबिक मीटर में 311 नैनो 311 अगर आप लीजिएगा 1 क्यूबिक मीटर का एरिया है तो उसमें 311 नैनो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे ब्लैक कार्बन के। इसका मतलब ब्लैक कार्बन आता कहां से है? तो ब्लैक कार्बन बहुत सारी जगहों से आता है सर। उनके आने के जगह बहुत है, जैसे कि एक तो जंगलों में आग लगना, नंबर 1। नंबर 2, जो गाड़ी, जो मोटरसाइकिल और ये सब चलता है, गाड़ी, डीजल की जो गाड़ियां चलती हैं वो, इसी तरह ये जो ब्लैक कार्बन है वो ब्लैक कार्बन की वजह से वहां पे काफी गर्मी बढ़ जाती है। अब देखिए सर, इन चीजों को समझना हमारे और आपके वश में है और हम समझ भी सकते हैं और इस पे हमको कार्रवाई भी करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। अब आते हैं,
एक स्टडी, एक रिसर्च फिर किया गया और वो 2024-2025 में वो पब्लिश किया गया, और वो पब्लिश ये किया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से बर्फ 24 to 37% बर्फ पिघल रहे हैं। अब कहां से बर्फ पिघल रहा है, चलो मैं बताता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2023 क्लाइमेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा गर्म का वर्ष था, 2023। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया 2024। आज की तारीख पे 2024 हॉटेस्ट ईयर है पूरे क्लाइमेट हिस्ट्री का, खान साहब। नतीजा ये था कि पूरे 2024 में पूरे वर्ष ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस 1850 और 1900 के बीच में जो टेम्परेचर था उससे ज्यादा था, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और 2 दिन ऐसे थे, दिसंबर के 2 दिन, जबकि वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इसका मतलब, इसका कारण समझिए, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो वो कहां असर डालेगा? सबसे पहले वो असर डालेगा आपका बर्फ पे। आपका एयर टेम्परेचर बढ़ेगा और सी के वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कुछ एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए, पिछले 1 दशक में झाजी, नागेश झाजी, आपका तवज्जो चाहिए। पिछले 1 दशक में करीब सी का लेवल 4.4 सेंटीमीटर बढ़ा है। ये अपने आप में आपको छोटा फिगर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर है। और 273 बिलियन मैट्रिक टन जो आइस का है प्रत्येक वर्ष पिघल रहा है। ये आपको और हम बता दें कि 273 मैट्रिक टन जो आइस है, 273 मैट्रिक टन जो आइस है, बिलियन मैट्रिक टन जो आइस है, वो पूरे मानवता को 30 वर्षों तक पानी पिला सकता है। इतनी क्षमता है उस बर्फ में। क्योंकि बर्फ क्या है? बर्फ आपको फ्रेश वाटर दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है खान साहब आप तक? और अगर हम 1880 से देखें अभी तक, तो करीब सी का जो स्तर है, सी के लेवल, वाटर लेवल का जो स्तर है, वो 21 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। (1993) से लेकर 2024 तक सी का स्तर करीब 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है, इतना क्यों हो रहा है, हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और कहां पे परेशानी हो रही है। देखिए, सी का जो लेवल है वो हर रीजन में उसका अलग अलग होगा। जैसे कि इंडियन कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे अगर आप देखें तो उसका 2.5 मिलीमीटर पर एनम के रिस्पेक्ट से वो आगे बढ़ता है। और अगर आप देखेंगे तो 77,800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस उसको कहते हैं सर, जो कि समुद्र में तैरता रहता है। बिल्कुल, आपको जब जाएंगे तो देखेंगे वो तैर रहा। तो 77,800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सी आइस हैज बीन लॉस्ट और इज बीइंग लॉस्ट एवरी ईयर। अब इसका आप समझिए कि कारण क्या होता है। अगर समुद्र के जल से
वो सी आइस हट जाएगा तो क्या होता है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पानी पे आएगा। जब डायरेक्ट पानी पे आएगा, चूंकि आइस की वजह से जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको एल्बिडो इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन अब वहां पे अगर आइस नहीं है तो पूरे पानी को आएगा और पानी को गर्म करेगा। 2014-17 में अंटार्कटिका में करीब 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो आइस, सी आइस था, वो खत्म हो गया। अगर इसको हम रीजनली देखें तो करीब 39% सी आइस 39% सी आइस अपने वॉल्यूम का और ओरिजिनली वो खत्म हुआ है, और ग्लोबली करीब ये 5% खत्म हुआ है। क्योंकि जब गर्मी होती है तो सी का जो वाटर है, वाटर एक्सपैंड करता है। H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होते हैं, वो फैलते हैं, तो फैलने की वजह से भी सी लेवल ऊपर जाता है। गर्मी का इसका मतलब बहुत ही इंपैक्ट केमिकल है और फिजिकल है। एक्सपेंशन से वाटर फैलता है, और जब क्या होता है, कहीं पे पानी अगर गर्म होता है, आप देखिएगा तो क्या होता है कि जो नीचे का पानी ऊपर चला आता है, ऊपर का आप एक बर्तन में पानी गर्म करिए, पानी के गर्म का प्रोसेस वही होता है, हम सबों ने पढ़ा होगा स्कूल। जैसे पानी गर्म होता है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे घूमता रहता है। इसको अपवेलिंग भी कहते हैं, और इसका पूरा इंपैक्ट हमारे इकोसिस्टम पे होता है सर। झा साहब बहुत अच्छे से समझेंगे इन चीजों को। जैसे ही पानी, नीचे का पानी ऊपर आता है, वो मछलियों का खाना होता है, और वहां पे फिर मछलियां ज्यादा आती है। ज्यादा मछलियां आती हैं तो ज्यादा वो पकड़ी जाती हैं, ज्यादा पकड़ी जाती है तो आपका जीडीपी बढ़ता है। अब इस बार गर्मी का कुछ कारण भी रहा होगा। देखिए, अंटार्कटिका जो है वो चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है। खान साहब आप इसके आ जाइए, क्या कहते हैं, वीडियो पर। तो अंटार्कटिका जो है पूरा चारों तरफ वो घिरा हुआ है ओशन से। उसका कारण यह होता है कि वहां हवाएं बहुत तेज चलती है, जबकि आर्कटिक रीजन में आपको कुछ लैंड का भी पार्ट है, तो वो हवाओं को ब्लॉक करता है। तो जब पानी गर्म हुआ, एयर गर्म हुआ और हवा तेज रही, उससे क्या हुआ कि बर्फ को वो तोड़ता है, और तोड़ने के बाद बर्फ धीरे धीरे, जब पानी में गर्मी है तो उसकी वजह से वो पानी में फ्रेश वाटर के रूप में चला जाता है। फ्रेश वाटर के रूप में जाता है तो समुद्र के सैलिनिटी को, सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, समुद्र में जो खारापन है उसको कम करता है, उसके विस्कोसिटी को भी कम करता है। जब सैलिनिटी को और विस्कोसिटी को भी कम करेगा तो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। जब वाटर का मूवमेंट कम हो जाता है तो उसका फूड, जो एनिमल का जो फूड है, जैसे मछलियों के लिए जो फूड होता है नीचे से आता है, वो भी कम होगा, वो भी नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो फिर मछलियां नहीं होंगी। अब एक दो चीज और मैं बता दूं आपको। देखिए सर, जब समुद्र का पानी गर्म हो रहा है तो आपके इसके बहुत सारे इंपैक्ट्स आएंगे लाइफ में। पहला तो इंपैक्ट होगा कि समुद्र गर्म होने की वजह से जो इवेंट्स हैं, जो वैसे इवेंट्स जिसे हम कहते हैं हरिकेन आना, साइक्लोन आना, वो बढ़ गया। अभी उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पानी के सी लेवल राइज की वजह से अगर आप मुंबई को देखेंगे तो मुंबई में 4.4 सेंटीमीटर पानी जल स्तर बढ़ गया। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है सर, वहां पे 2.7 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया।
विशाखापट्टनम में 3.8 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया और कोची में करीब 2.5 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। और इस जब पानी बढ़ जाता है तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हरिकेन आना, साइक्लोन आना, जब साइक्लोन आता है तो समुद्र के जो टाइड्स होते हैं वो बहुत तेज आते हैं और शोर का जो समुद्र के किनारा है उसको इरोजन करते हैं। इरोजन करने का एक एग्जांपल बताओ, वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में के साथ लगा हुआ करीब 99 स्क्वायर किलोमीटर जो कोस्टल लाइन है वो खत्म हो गया, मतलब वो पानी समाप्त हो गया सर। सिर्फ पानी दिखाई पड़ रहा है, अब शोर नहीं है वहां पे। इसका असर पूरे कंट्री में पड़ता है। ब्रुनाई का कौशल्य आपने नाम सुना होगा। ब्रुनाई एक छोटा सा कंट्री है, उसका जो राजा है खान साहब, वो राजा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसका जो टॉयलेट है वो सोने का है, पूरा टॉयलेट उसका सोने का है। 7,000 कार है उसके पास। उसका जो जेट है, पर्सनल जेट, वो सोने का है, पूरा सोने का है। $30 बिलियन का आदमी है वो। और ब्रुनाई एक ऐसा कंट्री है कि अगर यही रफ्तार रहा तो 2050 में वो कंट्री समुद्र के नीचे होगा। राजा के पास तो पैसा होगा, वो चला जाएगा। वो बाल कटवाने के लिए जो हेयर ड्रेसर है वो लंदन से मंगाता है, पूरा एक हवाई जहाज जाता है, एक हवाई जहाज में इकलौता आदमी बैठ के आता है और उसका बाल काटता है। उसके बाल काटने का करीब 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्च होता है, एक बाल, सिर्फ वन हेयर कट। अजीब लोग हैं भाई। आप समझिए कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। वो आदमी के पास इतना पैसा है कि 4 लाख रुपए का हेयर कट ले रहा है। तो क्लाइमेट चेंज पे उस कंट्री में 44% फॉरेस्ट कवर है। उस कंट्री में सिर्फ 0.025% कार्बन एमिशन है, मतलब वो कार्बन भी एमिट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी वहां की जनता समुद्र के नीचे जा रही है। टोटल पूरे वर्ल्ड में खान साहब 52 स्मॉल आइलैंड्स हैं। नेशन है, सॉवरेन नेशन है, मतलब वहां का राष्ट्रपति है, वहां का प्राइम मिनिस्टर। उनका टोटल एमिशन अगर है कार्बन डाइऑक्साइड का तो सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% है सर। और वो सब अभी मैं बताऊंगा कि 5 ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि पानी के नीचे चले गए, वहां से जनता को हटाना पड़ा। क्या उनकी गलती थी? उन्होंने तो कहा कि भाई हम तो सिर्फ 1% ही सब मिला ले, 52 देशों का जो एमिशन है सिर्फ हम तो 1% पे है, और इंडिया करीब 4.3 मेट्रिक टन 4.3 बिलियन मेट्रिक टन पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है। चाइना 11 बिलियन मेट्रिक टन कर रहा है। गलती हमारी मरे या कौन सा न्याय है, कहां का न्याय है? दूसरा कंट्री का नाम मैं बताता हूं, मालदीव्स। मालदीव्स आप लोगों के रिश्तेदारों में से बहुत लोग गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो कुछ एक लोग आपके बच्चे हनीमून के लिए गए होंगे मालदीव्स। मालदीव्स में से 80% पूरा का पूरा मालदीव का एरिया मीन सी लेवल 1 मीटर से कम पे है। 80% उसका एरिया, 80% एरिया सर, जिसका कि मीन सी लेवल 1 मीटर से कम है। 30% टूरिज्म से कमाता है वो, 6% वो फिशरीज से कमाता है। तो जीडीपी में जा रहा है सर उसका, आप समझिए, इट कॉन्ट्रीब्यूट।
और मालदीव्स का ये हालत है कि 2050 तक समुद्र के नीचे चला जाएगा। करीब 97 से 117 मिलीमीटर पर एनम के हिसाब से उसके चारों तरफ के समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिसको प्रलय कहते थे, वो प्रलय। अब आप सोचिए कि वो मालदीव्स अब एक नया कैपिटल बना रहा है। उसी मालदीव्स में उस कैपिटल जहां बना रहा है उसकी भी ऊंचाई मीन सी लेवल से 2.5-2.6 मीटर पे है। मतलब ठीक है, 2050 में नहीं जाओगे, इस सेंचुरी के अंत में चले जाओगे। टोटल पॉपुलेशन उसका 5.26 लाख है, मतलब 5.25 लाख की आबादी है पूरे देश की। और एक चीज और हम आपको बताएं कि उस मालदीव्स के बारे में वर्ल्ड बैंक, IMF, बाकी सभी लोगों ने कहा है कि बहुत ही बुरी हालत है सर, आप अभी इस पे काम करो। टूरिज्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन बहुत कम निकलता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किसी बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, हवा के साथ कहीं जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी करीब 425 रफली इसी के आसपास, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम कम करना भी चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ साइकिल होता है, और 425 ppm कार्बन अभी भी एटमॉस्फेयर में है। एक कार्बन का लाइफ साइकिल जो होता है वो 300 से 1000 साल तक होता है। आज की तारीख में भी आप सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दीजिए, तब भी एटमॉस्फेयर को गर्म करता रहेगा और आपको बर्फ भी। और उसका 91% पॉपुलेशन आज की तारीख में फिशरीज में लगा हुआ है। और हम आपको बता दें कि 6%, जैसा मैंने बताया कि 6% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 11% उसमें काम करता है। और इसके बावजूद जब क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज हो रहा है तो करीब ये अनुमान है, जो कि रिसर्च बेस्ड अनुमान है, कि 75% फिशेस वहां पे 2050 में मिलेगी नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आया? आपके पास प्रॉब्लम आया खाने का, फूड सिक्योरिटी, आपके पास प्रॉब्लम आया रहने का, सी लेवल राइज, जमीन ही नहीं है तो आप रहोगे कहां पे? आपका पूरा का पूरा आइलैंड वो नीचे चला जाएगा। अब एक और एग्जांपल आपको दूं सर, इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा, और जकार्ता उसका कौशल्या कैपिटल है। जकार्ता में वो पूरा का पूरा जो सी लेवल राइज हो रहा है, 25% जकार्ता का ऑलरेडी 16 फीट नीचे समुद्र में चला गया। ये तो मैं कुछ एक चीज बता रहा हूं सर, मेरे पास तो 1 घंटे का समय है आपसे बात करने का। सही बात यह है कि मेरे पास समय नहीं है, तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स, मैं तो वो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं जो आपने सुन रखे हैं, जिसका नाम आपको पता है। जकार्ता में सर 25% ऑलरेडी जा चुका है, और 10 सेंटीमीटर पर एनम के हिसाब से जकार्ता सिंक कर रहा है नीचे समुद्र में। अब ये जाएंगे कहां पे सर? और जो जकार्ता का पॉपुलेशन है करीब 80 लाख का है, और जो सी लेवल राइज हो रहा है वो करीब 3 से 4 इंच पर ईयर का हो रहा है, और 40% जकार्ता का जो लैंड है वो पहले जा चुका, 25 अब जाने वाला है 25%। तो जकार्ता भी एक तरह से आप मान के चलिए इज ए फिनिश्ड केस।
ये हम लोग समझते हैं कि सी लेवल राइज कुछ नहीं हो रहा हो। मैं इसीलिए खान साहब कह रहा था कि आप सभी विद्वान हैं सर, आप जब कहीं कहीं जाते हैं आप इन चीजों को देखिए। जस्ट मैं सेंसिटाइज करना चाह रहा हूं और लिखिए। मैं इस लेक्चर के बाद मैं अमिताभ जी से भी कहूंगा कि सिर्फ हम सैटरडे को या संडे को एक वेबिनार कर लें, जब तक कि सेंसिटाइज लोगों को नहीं करेंगे, लोगों को हम बताएंगे नहीं कि हो रहा है, कैसे मालूम होगा सर। अभी मेरे साथ 8 स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं और एक बच्चा डीएससी कर रहा है। तो एक लड़का, वो अभी बता दो, मैं तो सोच रहा था कि बाद में बताता। एक लड़का हम लोग बे ऑफ बंगाल पे काम कर रहे हैं। घोरमारा एक आइलैंड है, लोमचारा उसके बगल में एक आइलैंड था, वो पूरा डूब गया समुद्र। अब एक घोरमारा वाली बात हम लोग करेंगे जब आते हैं, जब वो इंडिया वाली बात करेंगे तो अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए करीब करीब बहुत, अगर आप देखेंगे आइलैंड तो वो लाखों में आइलैंड्स होंगे पूरे ग्लोब पे, लेकिन 5 आइलैंड्स ऐसे हैं पैसिफिक में जो कि डिसअपियर कर गए। और फोन आ रहा था इसलिए अब मेरा टूट गया। चलिए, तो एक सोलोमन आइलैंड है, वो करीब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया का है वो वहां पे, और उस नॉर्थ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पे है। उसका पॉपुलेशन करीब 64,000 लोग वहां पे रहते हैं, नहीं 6,40,000। ये आइलैंड का जो एरिया है वो वैरी करता है 1 से 5 हेक्टेयर तक। उसमें एक आइलैंड मैं बताता हूं आपको, उसका नाम है नौताम्बू। 125 फैमिलीज रहते हैं और ऑलरेडी ये करीब ये समुद्र के नीचे चला गया है। और समुद्र के नीचे अब वहां के 25 फैमिलीज को आप रिहैबिलिटेट करेंगे। जब रिहैबिलिटेट करेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, वो रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा इशू आता है। सर एक बात बताइए, ये क्या डिजास्टर 2 तरह के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर। ये जो सी लेवल राइज कर रहा है और इतनी आइलैंड समुद्र के नीचे डूब जा रहे हैं, इसको क्या हम नेचुरल डिजास्टर के श्रेणी में ला सकते हैं क्या? नंबर 1। और नंबर 2 कि यदि इसको हम नेचुरल डिजास्टर के श्रेणी में लाएं तो इसके होने में, ये डिजास्टर आने में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरल है। तो क्या हम ह्यूमन बीइंग जो 65,000 और जो राजा और सोने के मतलब प्लेन पे घूमता है उसका भी समुद्र तल में जाने का संभावना है, तो फिर वो बिना पैसे का हो जाएगा, 4 लाख का वो बार बुलाता है। तो क्या इसको बचाने का कोई मतलब, ये तो इंफॉर्मेशन हमको मिल गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है और सुन के बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन क्या इसको बचाने का हमारे जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स हम कराते हैं हम लोग, और उसके हम मतलब कोर्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं विपाड में, तो क्या इसको बचाने का भी कोई उपाय है क्या? क्योंकि ये तो हो जाएगा और समुद्र लेवल बढ़ जाएगा, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे और संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हम लैंड विहीन हो जाएंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है? ये 2 प्रश्न सर मेरे दिमाग में, ये सुन के बहुत गहराई से सुन रहे हैं, हम ही नहीं, ये 50-20-30 आदमी जितने सब लोग सुन रहे हैं और थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं। तो ये नेचुरल डिजास्टर है या नहीं और इसको रिमूव करने का क्या उपाय है?
अभी उत्तर दे दें या लेक्चर के अंत में? हाँ, नहीं, लेक्चर के बाद, ठीक है, ठीक। ठीक ठीक, थैंक यू। एक और स्टडी किया गया कौशल्या, वो स्टडी ये है कि अगर 1 मीटर सी लेवल बढ़ता है हमारा, 1 मीटर, तो 5% आइलैंड्स सबमर्ज हो जाएगा, जो कि करीब करीब 64 है फ्रेंच आइलैंड, जो फ्रांस के आसपास है। अगर 1 मीटर राइज होगा, अगर 3 मीटर राइज होता है तो 11% आइलैंड से वो डूब जाएंगे, करीब वो 145 आइलैंड। और अब हम करीब करीब उस जगह पे पहुंच ही रहे हैं कि जैसे ही सी लेवल राइज जिस रफ्तार से चल रहा है, देखिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है, इसमें कोई साइंस नहीं लगता सर, कोई साइंस नहीं लगता। टेम्परेचर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद क्या करेगा इसका पता तो वैज्ञानिकों को भी नहीं, और हम लोग तो फिर भी अज्ञानी लोग हैं। एक थ्रेशोल्ड के बाद हरिकेन्स की संख्या, अभी आप देखिएगा तो हरिकेन्स आदि की संख्या बढ़ गई। बहुत सारे कंट्री है, स्वीडन में 2,67,000 छोटे छोटे आइलैंड है, नॉर्वे में 50,000 है, इंडिया में अगर आप देखिएगा तो 1,0382 आइलैंड, 1,382। फ्रांस में करीब 52,000 आइलैंड है जिनको फ्रांस कंट्रोल करता है। और हम तो अभी प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी पे जा ही नहीं रहे, लेकिन आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि तो लोग मर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारे जानकारी, हम तो जिस विश्व में रह रहे हैं वो तो जानकारी विहीन विश्व है ना सर। अभी हम तो जानते ही नहीं यहाँ पे क्या है, हम जानते ही नहीं सर। अभी तक आपके पास करीब कितने प्लांट्स इंडिया में हैं, वो कौन सा प्लांट हो सकता है कि कैंसर में काम आ जाए, हमको इसकी जानकारी नहीं है, हमने उस पर काम ही नहीं किया। कौन सा एनिमल है, कितने हैं, उस पर काम ही नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटा सा नमूना बता दो, जैसे कि फ्रेंच आइलैंड में उसका अगर पूरे विश्व के समस्त आइलैंड को देख लिया समस्त, तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का वो 9% है सर, 9%। अगर 9% लोग, इंडिया क्या है 2.4% ही हमारे ग्लोबल लैंड शेयर है, 18% हमारा पॉपुलेशन है, 4% हमारा फ्रेश वाटर है। और अगर हम आइलैंड की बात करें तो 1.4% हमारे पास ग्लोबल प्लांट्स हैं, इंडिया के पास सिर्फ 7.6 है। इंडिया इज बिग कंट्री। उसी तरह 3% हमारे पास मोलस्क है, 2% ग्लोबल फिशेस हैं, अब इंडिया के पास सिर्फ 11% है, 1% हमारे पास ग्लोबल रेप्टाइल्स है और 0.6% ग्लोबल बर्ड्स है, ग्लोबल शेयर उसका परसेंटेज। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास जो धरोहर है वो कितनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोई जानकारी नहीं है सर उनके बारे में, कोई जानकारी नहीं, कहीं लिखित नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई पांडुलिपि नहीं। अब अगर सोमालिया का एग्जांपल हम बता दें, प्रत्येक दिन कौशल्या 135 लोग मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, प्रत्येक दिन। हम कभी भी इस पे दुख व्यक्त नहीं करते। 6 वर्षों से बारिश नहीं हुई, पानी पीने को नहीं है वहां पे, लेकिन हम लोग, बहुत लोगों को पता नहीं है। वी आर नॉलेज डेफिसिट कंट्री, वी डोंट स्टडी, वी डोंट रीड। अगर आप क्लाइमेट चेंज का रिफ्यूजीज की बात अगर हम करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से करीब 216 मिलियन लोग क्लाइमेट रिफ्यूजीज होंगे। आप उनको कहां पे रखेंगे पता नहीं, जगह नहीं है आपके पास सर, जगह नहीं है। और
मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ 8 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा है जो बे ऑफ बंगाल पे काम कर रहा है, घोड़ामारा। मैं खुद गया था वहां, वो नदी के मुहाने पे है, और अभी उसमें शुरू में 40,000 लोग रहते थे, आज सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं जब घोड़ामारा आइलैंड पे। वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे फ्रेश वाटर लाने के लिए उनको, चूंकि चारों तरफ समुद्र है, खारा पानी है, पोखरे में जो पानी है उसी पानी को पीते हैं वो। एक स्कूल है, अब उनकी संख्या घट के सिर्फ 5,000 लोगों की रह गई है, और एरिया सिर्फ 4.2 स्क्वायर किलोमीटर पे है। पूरे एरिया को घेर रखा है पत्थरों से कि समुद्र का पानी ना घुस जाए, और समुद्र का पानी घुस जाता है तो उनके पास जो थोड़ा बहुत खेत है वो भी खत्म हो जाता है। कि जैसे ही एक बार जैसे ही उस पे सी वाटर आता है, वो लैंड की फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। तो लक्षद्वीप की बात हम करते हैं। ये मैं आपको बस एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि समय कम हो रहा है सर, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा है बंगाराम आइलैंड, ये लक्षद्वीप में है सर। टोटल एरिया इसमें 0.62 टोटल एरिया 0.62 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 5 छोटे छोटे आइलैंड, पार्ली 1, पार्ली 2, बंगाराम, पार्ली 3 और थिन्नाकारा, ये 5 आइलैंड्स हैं। पार्ली 1 3.31 हेक्टेयर का था, जो कि अब समुद्र के नीचे है, आप उसको देख लीजिए। पार्ली 2 इसका जो लैंड है वो 65.5% इज ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ द हाई टाइड्स। जब समुद्र का जो पानी आता है तो उसको शोर को खत्म कर देता है, उस खेतों को खत्म कर देता है, आपकी भूमि को खत्म कर देता है, मिला लेता है। जब मैं घोड़ामारा गया, घोड़ामारा जाने के लिए कोई रोड नहीं है, कोलकाता में उतरा, कोलकाता से उसके बाद ट्रेन लिया, ट्रेन से आने के बाद बे ऑफ बंगाल का वहां पे आया, वहां पानी के जहाज पे गए और तब घोड़ामारा आइलैंड पे पहुंचे। और आप सोचिए, जो हमारा स्टूडेंट है वो वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता यूनिवर्सिटी का है, वो बोला कि सर जब हम छोटे बच्चे थे तो उसने बताया, क्योंकि आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ से, कि समुद्र यहाँ पे था, मतलब बहुत पहले था, और ये पूरा का पूरा लैंड घोड़ामारा आइलैंड का था, और आज वहां पे नहीं है। मैंने जब वहां के लोगों से बात की, मुझे बंगला बहुत नहीं आता, मैं बंगाली बोल ही नहीं पाता, लेकिन थोड़ा बहुत टूटी फूटी बंगला में मैंने जब बात की तो बोलते मेरे पास कुछ खाने को नहीं है सर, फिर भी वो खाना मुझे ऑफर कर रहे थे कि खाना खाओगे आप। उस घर में 3 आदमी थे, वाइफ, हस्बैंड और उनका एक जवान बेटा। हमने कहा नहीं आप लोग खाइए। मुझे लगा कि अगर एक रोटी भी उनका मैं खाऊंगा तो क्रिमिनल होगा, उनकी एक रोटी कम हो जाएगी। वहां पे बिजली नहीं है सर, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं है, और उसमें भी क्लाइमेट चेंज की मार है कि जब साइक्लोन का, तूफान का दौर आता है, उनका पूरा का पूरा जो आइलैंड है सी वाटर से भर जाता है। मछली भी जीवित रहते हैं। बच्चों को सुबह भेजते हैं, वो बोट से कोलकाता जाता है, मजदूरी करता है, फिर शाम को आता है अपने माँ बाप को राशन लेकर आता है। नौ काम मिल गया तो राशन लेकर आता है, काम नहीं मिला तो भूखे लौटता है। तो मैं ये कह रहा था सर कि इन चीजों को, क्योंकि अब समय 1.25 घंटा हो गया, तो अब आप क्वेश्चन आंसर का सेशन भी बचता है, लेकिन उसके पहले मैं खत्म करूं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर करीब हमारे पास 2 सी हैं, इंडियन सी, इंडियन ओशन एंड अरेबियन। ये छोटे वाले समुद्र है, और इनका टेम्परेचर, जो सी वाटर का टेम्परेचर है, वो रफली 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का है, बढ़ गया।
अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अरेबियन ओशन में जो वेस्टर्न कोस्ट पे है ये, और बे ऑफ बंगाल इज नोन फॉर साइक्लोन्स, हरिकेन्स। वेस्टर्न जो अरेबियन सी है वो थोड़ा शांत है, लेकिन अब उसमें 30% सीवियरिटी बढ़ गई, बिकॉज पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि 1891 से 2000 के बीच में 48 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए थे अरेबियन सी से, जिसमें 24 वेयर सीवियर, जो कि बहुत गंभीर प्रकृति के थे। वही बे ऑफ बंगाल में 308 साइक्लोन आया था और 103 बहुत सीवियर थे। मैं जब वेस्ट बंगाल गया उसी समय आया था और मैं फंस गया। मुझे लगता था कि मकान उड़ा के ले जाएगा, कपड़े के मकान में रह रहा था। 3 दिन लगातार भगवान का नाम लेते लेते उस घर में रहा। इतनी स्थिति खराब होती है। तो अगर आप देखिएगा, ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा हुआ है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि इंडिया इज स्पेंडिंग 5.6% of its GDP on adaptation, और हर साल हमारा नुकसान करीब 2 से 4% GDP का होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम इवेंट्स। एक्सट्रीम इवेंट्स मीन्स हरिकेन, साइक्लोन आदि। अब सर सवाल पूछ ले सर, मैं कहना बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल से सवाल आपके, मैं पहले इनको अमिताभ जी वाला जवाब दे दूं। अमिताभ जी आपका जवाब दे दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कहता इट इज अ मैन मेड डिजास्टर, नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर। आप एक चीज बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का, और आवाज थोड़ा सा आवाज म्यूट कर दे सर, आवाज आ रही है। कोयले का प्रोडक्शन आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको थर्मल पावर चाहिए, ठीक, डन, अग्री। लेकिन आईपीसीसी में जब लोगों ने कहा कि आप उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के यंत्र लगाइए थर्मल पावर में, आपने क्यों उसका विरोध किया? किस पंडित जी ने कहा था कि आपको वहां नहीं लगाना? अरे भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर भेजेंगे गर्मी बढ़ेगी। अभी धारावी में खान साहब, लोग जानते नहीं, नागेश जाति मुझसे नाराज हो जाएंगे, फिर सवाल का 2 लाइन में बोल के चुप हो जाएगी। धारावी में वहां के लोगों को एक्टिव डंपिंग साइट पे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां से प्रत्येक घंटे 6000 टन मीथेन एमिट होता है। मीथेन एमिट होता है सर, मीथेन, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस गैस, 80% पोटेंट, 25% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस। क्या एक बात बताइए कि हम साइंटिफिकली इतने पीछे हैं कि हमारे पास मीथेन हर घंटे 6000 टन से ज्यादा निकल रहा है, हमको पता नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसिनरेटर्स बने होते हैं सर, इंसिनरेटर पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि इन जो डंपिंग यार्ड में जो मलबा डाला जाता है उससे आप बिजली पैदा करिए। सिंगापुर पैदा कर रहा है, चीन पैदा कर रहा है। अखौरी सर, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है हमारी। और अमिताभ सर कहते हैं कि इसको नेचुरल डिजास्टर, क्यों नेचुरल डिजास्टर कह ले? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर कहते ही आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक आईपीसीसी ने कहा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पोल्यूटर्स पे। अगर पनिशमेंट देना है तो जो पोल्यूटर्स है वो पे करेगा।
आप तय करिए कि कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है एटमॉस्फेयर में, आप तय करिए उसकी जिम्मेदारी। तो अमिताभ सर, मैंने लगता है कि मैंने आपका जवाब दे दिया, लेकिन है सच्चाई यही है। ठीक है सर, लेकिन ये जो मतलब ये जो उपाय का आपका दो माइक्रोफोन खुला हुआ है, एक स्विच ऑफ करिए। हाँ, तो उसका सर हम देख रहे थे कि मीथेन और ये सब चीज का मतलब कैसे, मतलब हम लोगों को तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसका, मतलब इस तरह से मतलब गर्मी बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाने से ये सी लेवल कैसे इंक्रीज करता है जिससे इसको नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी से हटा के मैनमेड में डालना चाह रहे हैं। ये टेक्निकल नॉलेज हमको तो नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास, अब मैं तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं, तो न्यूक्लियर की जानकारी है नहीं, तो हर आदमी का हर फील्ड का एक्सपर्ट होगा ना सर, उस पे उसको कहिए। तो अब जैसे हरी सर को मैं बता दूं, हीट स्ट्रोक, हीट वेव हर साल हो रहा है। पिछले साल 24 में सबसे मैक्सिमम 586 हीट वेव्स हुए। हीट वेव्स को उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक है 2004 का, उसमें नहीं रखा है, क्योंकि आप रखेंगे कोई आदमी मरेगा तो आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको। ये जानबूझ के ऑमिशन से है। अच्छा, कि कोई गरीब मरे, गरीब को कौन पूछता है सर? है कोई यहाँ पूछने वाला? कोई नहीं पूछता है गरीब को। सर बहुत अच्छा सर, आपने इतना अच्छा लेक्चर देते हैं सर, और आप एक तो आईएफएस हैं, दूसरे डीएससी हैं, और ये तो खैर सकते आपकी बाहरी पर्सनैलिटी है, अंदर से सर आप नेचर लवर हैं सर, और अपनी बात को बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में आप कहते हैं, और किसी भी मंच पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको सही बात से अवगत कराते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है, और ऐसे अधिकारी हमारे भारतवर्ष में है, क्योंकि फॉरेस्ट तो एक ऐसा विषय है जो केंद्र का विषय है सर, और कुछ सर्विसेज जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस, ये 3 सर्विसेज ही सेंट्रल सर्विसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपने डीएससी की है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इतने ऊंचे पद पे रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, तो ये बताने का कसका है सर, हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे लंग्स हैं सर, और किसी भी राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए बहुत जरूरी है कि 33% वन हो। तो इस दिशा में हमारी सरकार क्या कर रही है, और साथ ही साथ जो है जो समुद्र का लेवल राइज कर रहा है और फॉरेस्ट कवर, इनमें क्या रिलेशन है, फॉरेस्ट कवर और सी लेवल राइज? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है सर, ये मैंग्रोव वेजिटेशन है, मैंग्रोव प्लांट्स हैं, तो ये इनके से हम क्या कुछ कर सकते हैं? और भारत सरकार को अगर आपको सजेशन देना हो 2 बातों पे, एक तो फॉरेस्ट कवर और सी लेवल राइज, और दूसरे मैंग्रोव वेजिटेशन, इस पे आपके विचार चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बात, मैं डीएससी भी हूँ सर, और भारत सरकार में मैं स्पेशल सेक्रेटरी रैंक का था सर, जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर था। और दूसरी बात ये भी थी सर कि मैंने पीएचडी और डीएससी दोनों क्लाइमेट चेंज पे ही किया, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि मैं जब स्वीडन गया तो मैं इंडियन डेलीगेशन का कैप्टन था, लीडर था, और वहाँ पे मैंने स्वीडन के पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, और मैंने वहाँ भी वही बात की। एक बात और बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री थे देवेगौड़ा सर, उस समय मैं डायरेक्टर था फाइनेंस में, और एक बार उनसे मिलने का हुआ तो मैंने उस समय एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को नहीं रखा था। तो एक मीटिंग में सभी चुप थे, मेरा सेक्रेटरी मेरा हाथ दबा रहा था, लेकिन मैंने उनको साफ स्ट्रेट कहा, राइट ऑन फेस, कि सर आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में न एनवायरनमेंट को रखा है न क्लाइमेट चेंज को रखा है, ये हमारे कंट्री को सर आने वाले समय में पे करना पड़ेगा। एक बात।
दूसरी बात सर, अब आपके सवाल पे आ जाए। देखिए सर, प्लांट्स क्या होता है सर कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन और एक लाइट रिएक्शन। लबोलबाब ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और सिक्वेस्टर करता है, और सिक्वेस्टर करने के बाद अपने में उसको स्टोर कर लेता है। तो इसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक प्रोसेस कहते हैं, और वो हर ट्रीज में होता है। और अब जितना, इसीलिए कहा जाता है जितना पेड़ लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उतना कम होगा, ये बात कही जाती है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। अगर सी लेवल राइज की बात आप कह रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं मैंग्रोव से जोड़ दूं। मैंग्रोव पूरे प्लांट स्पीसीज में ऐसी प्रजाति है जिसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का पोटेंशियल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कैपेसिटी सभी प्लांट में सबसे ज्यादा है। मतलब मैंग्रोव सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है। तो ये बात बड़ा स्पष्ट हो गया। और अब गांव वाले ये कह रहे हैं, जहां पे सी लेवल राइज हो रहा है, कि आप हमारे गांवों में स्टोन वॉलिंग ना करें। क्या कर रहे हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरह दिमाग लगाते हैं। उन लोगों ने क्या किया है कि वैसे आइलैंड जहां पे कि सी लेवल राइज हो रहा है, वहां पे वो पत्थर का दीवार चारों तरफ बना देते हैं कि पानी ना घुसे। अब ये तो किसी भी पंडित जी ने आपको नहीं कहा, ठीक है आपको आज के लिए वो पानी रोक देगा, कल को जब सी का लेवल और बढ़ेगा तो उस दीवार के ऊपर आ जाएगा वो पानी, और आपके गांव में पानी चला जाएगा। हो सकता है कि आपका जनरेशन निकल जाए, लेकिन आपके आने वाला जनरेशन वहां पे समाप्त हो जाए। तो अब गांव वाले कह रहे हैं कि मैंग्रोव लगाइए। मैंग्रोव को जैसे कि पीस पीरियड में हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ होते हैं, आर्मी नहीं होती है, आर्मी पीछे वाले पोस्ट पे होती है, तो उनको हम कहते हैं सिक्योरिटी पोस्ट। इंडिया का जो सिक्योरिटी पोस्ट है वो होते हैं। उसी तरह मैंग्रोव को हम कहते हैं कि हमारा वो सिक्योरिटी पोस्ट है। अगर 2004 का अगर आपको याद होगा सुनामी आया था, तो सुनामी से मैंग्रोव के फॉरेस्ट ने बहुत गांवों को बचाया। इस पे अनेकों और अनेक पेपर्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स, वो रिव्यू किया जा सकता। अब देखिए मेरा कहां पे विरोध रहता है। अभी निकोबार आइलैंड में, अब नागेश झा सर हमसे फिर नाराज होंगे, निकोबार आइलैंड में खान साहब क्या हुआ है कि वो वहां पे एयरपोर्ट बना रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए है, बनाइए। सी पोर्ट बना रहे हैं, आप बनाइए, क्योंकि चाइना से हमको खतरा है। आप वहां पे डिफेंस के लोगों को रखना चाह रहे हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन वहां पे हेल्थ रिसोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ब्यूटी पार्लर के लिए मॉल बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको शॉपिंग प्लाजा बनाने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे प्रोसेस में खान साहब, इस पूरे प्रोसेस में 30 लाख मैंग्रोव के पेड़ काटे जाने वाले, 30 लाख। उमेश जोशी जी, 30 लाख वुड बी अ क्रिमिनल किलिंग। बहुत जबरदस्त जबरदस्त। और इसका मैं इन्हीं चीजों को कहते हैं ना कि जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब आपको अंदर से गुस्सा आता है। ये मेरा अंदर का गुस्सा है। और ये मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें, अगर आप मैंग्रोव को क्यों टच कर रहे हैं, आप उतना ही पेड़ काट लो जितना कि आपको एयरपोर्ट की जरूरत है, उतना ही पेड़ काट लो जितना सी पोर्ट की जरूरत है, उतना ही पेड़ काट लो जहां आर्मी को डिफेंस में रखने की जरूरत है। सहमत हूं मैं, हेल्थ रिसोर्ट की जरूरत नहीं है, वहां पे शॉपिंग प्लाजा की जरूरत नहीं है, मॉल की जरूरत नहीं है। आप उसको सिंगापुर क्यों बनाना चाहते हो सर? I think उमेश जी, मैंने आप आंसर योर क्वेश्चंस, राइट सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल सर और है मेरा, हालांकि वो इससे हाँ, बोलिए। रिलेटेड नहीं है सर, कि ये जो आप सर कहते हैं कि जो हमारे एशियाटिक लायन है और हमारे ये टाइगर्स हैं, और हमारे ये टाइगर के नीचे भी एक शेर लायन की स्पीसीज है, वो लायन नहीं है एक्चुअली, वो क्या है सर, लेपर्ड ना।
तो ये देखिए सर, ऐसा है कि ये जो टाइगर फैमिली है, इसमें लायन है, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, बहुत सारे हैं। जी और तो ये 4 मुख्यतः है। जी बताइए। हाँ सर, ये जैसे इन्होंने अफ्रीका से ये वो लाए हैं, टाइगर लाए हैं जी, सर। नहीं चीता लाए हैं, चीता लाए हाँ हैं। सॉरी, हाँ चीता चीता सर, वेरी गुड। तो वो ये क्या क्या एडॉप्ट कर लेगा सर? ये मैं थोड़ा मुझे लग रहा है इस पे क्या अरे कहेंगे? सर, ये बिल्कुल ही बकवास चीज है। ये दिस इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल हैज बीन एक्सेप्टेड एंड पीयर रिव्यूड। ऐसा है, देखिए, चीता 1952 में इंडिया से गायब हो गया, इकोसिस्टम उसका खत्म हो गया। कूनो में उन्होंने उसको रीलॉन्च किया है। कूनो इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, कूनो इज अ फॉरेस्ट इन, अगर आप मुझे समय दीजिएगा तो इस पे मैं एक बार अगले सेशन में जो बात करूंगा नहीं सर, बिल्कुल तो चीता पे। एक टॉक और रखिए सर, बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर, हम लोग चाहेंगे। और चीता पे, चीता बहुत ही फ्रेजाइल एनिमल है। चीता में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। उसमें जो नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये समझ लीजिए कि जैसे दो मेल फीमेल में रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम है वहां पे। इसके लिए, अच्छा दूसरी बात है, उनका पूरे प्रेडेटर बेस नहीं है। मतलब वो क्या खाएगा, कौन सा एनिमल खाएगा, वो एनिमल उस फॉरेस्ट में नहीं है, कूनो में नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है, आप चीता तो ले आए हो, लेकिन उस चीता को लाके आप बाहर से मीट लाके खिला रहे हो। आप बाहर से बकरे को लाके बांध रहे हो जंगल में। नेचुरल इकोसिस्टम में सब काम नहीं करता है सर। एक टाइगर को अपने शिकार मारने के लिए खान साहब 243 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। आप उसके मुहाने में बकरे को नहीं बांध सकते। ये इकोसिस्टम के खिलाफ है। आप जाते हैं बंदरों को खाना खिलाने लगते हैं। मैं सबों को कहता हूं, बंदर को खाना मत दो भाई, इकोसिस्टम परमिट नहीं करता है। कबूतर को खाना मत दो आप, इकोसिस्टम परमिट नहीं करता है। उसी तरह कोनों में दे रहे हो आप, दो, कौन रोक लेगा सर? जो साइंटिफिक, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ इज अ साइंस। अब साइंस से अलग जाओगे तो गलत होगा। साइंस के अपने बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उस प्रिंसिपल से हटने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सर जो बंदर को गुड़ और चने खिलाते हैं, ये भी गलत है ये सर? बहुत गलत है सर, बहुत गलत है, बहुत गलत है। इस पे पेपर पब्लिश्ड है कि आप बंदरों को दे रहे हैं, कितना इन्फेक्शन आप ले रहे हैं, कितना इन्फेक्शन बंदर ले रहा है। और उसका दूसरा नतीजा देख लीजिए, बंदर अब शहर में आ गए हैं, आपके घरों में। जब मैं यहाँ पे मैं जिस पोजीशन से राइट फ्रॉम डे वन, चाहे मैं जू का भी डायरेक्टर रहा, डीएफओ भी रहा, फोन सर मेरे घर में बंदर मेरा कपड़ा उठा के ले गया, मेरे खाने को ले गया, केला ले गया, मेरे दरवाजे को खोल दिया, आप इसको पकड़वा लीजिए। जब बंदर इतना ही यूजफुल है आपके लिए तो रहने दो ना घर में, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता। आप जहां पे इनको फूड दोगे वहां पे इनका प्रोडक्शन होगा, ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, इनकी संख्या बढ़ेगी। क्योंकि कोई कार्निवोर वहां पे नहीं है, कार्निवोर नहीं है, सिर्फ हर्बीवोर है, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। कोई कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है उस पर। जंगल में रहेंगे, अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो कार्निवोर इसको मार के खाएगा, फिर ये बैलेंस पे आ जाएगी। 10% ही कोई भी कार्निवोर एक जंगल के इकोसिस्टम में 10% प्रे को ही खाता है, 90% को रखता है जंगल के, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अमिताभ जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर से कभी मौका लगे तो एक सोशल फॉरेस्ट्री पे भी टॉक कराए। अरे अमिताभ सर आजकल मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। अरे आप ये कुछ हमें बोलने को न बोलते हैं न मौका देते हैं। हम लोग आप थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने मुझे अपने ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया है, बाहर करवा दिया है। अरे नहीं, आपको वार्ता कराइए, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही टू द पॉइंट। और सर इतने बड़े, मैं तो नहीं समझता था कि सर स्पेशल सेक्रेटरी रहे, और बहुत अच्छा बताया और बिल्कुल साइंटिफिकली करेक्ट बात बताई, जो कुछ लोग सहमत ना भी हो। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए बहुत सर, अच्छा एक चीज मेरा मानना है उमेश जी, कि अगर आपकी आवाज बुलंद है तो आज नहीं सुनी जाएगी, हो सकता है, लेकिन कभी नहीं सुनी जाएगी, ये नहीं हो सकता। नहीं रियली ये सर, नहीं। थैंक यू हाँ। रियली, सच फैक्ट ही है सर। आप देख लीजिए हेरिडिटी लॉस सर,
कितने उसके 150 साल बाद उसके पब्लिकेशन के लोगों के दिमाग में आए, तो बहुत सी ऐसी आज बातें होती हैं। आज 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 खान साहब एक चीज मैं बता दूं एक जानकारी के लिए, 10,000 लोगों का जीनोम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, मतलब 10,000 डिस्टिंक्ट ग्रुप लोगों को लिया है, इंडियंस को, उनका ब्लड सैंपल लिया और डीएनए का उनका जेनेटिक कोड बनाया, जीन्स उसमें से देखे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 80 बिलियन म्यूटेशन हो चुके हैं, 80 बिलियन म्यूटेशन हुआ है सर, और वो सारे जो म्यूटेशन हुए हैं आपके हेल्थ को कमजोर कर रहा है। हम चीजों को नहीं समझते अभी। हाँ अमिताभ जी, और आगे कौशल्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कौशल्या पूछ रही हैं और आशीष आप आए हुए हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप पढ़ दीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो ये उमा शंकर जी समझ जाएंगे, विद्वान लोग हैं सब लोग। तो पहले कौशल्या जी आप पूछिए। हाँ कौशल्या जी। जो है कि बहुत ही अच्छा रहा, जो है बहुत लॉजिकली और साइंटिफिकली तरीके से जो है चीजों को सामने रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हीट वेव का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, ये जो अपर क्लास के जो लोग हैं उन लोगों में तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि उन लोगों के पास उतना फैसिलिटीज है कि इसको जो है ये कर पाए। लेकिन ये जो पुअर फैमिली के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लोग हैं, उन लोगों के वर्क में जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि रिक्शा पुलर हो गया या फिर जो वेजिटेबल जो सेलर हो गए, तो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा गर्मी में जो है वर्क करना होता है, बाहर का वर्क करना होता है, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, और इसमें इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो कौशल्या एक चीज बताओ, सवाल कहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं? आपको मालूम है 2024 में 40,000 लोगों को हीट स्ट्रोक आया, हीट वेव लगा, कहीं पे रिकॉर्ड पे है? नहीं है। और 10% लोगों के पास एसी है, 1% लोगों के पास 73% का रिसोर्सेस है, 10% लोगों के पास 52% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। किस इंडिया की बात हम कर रहे हैं? किस इंडिया की बात कर रहे हैं? आप सोचिए 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, काम करते हैं, गरीब मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा वाले, सारे लोग 93% है। 82 अमिताभ जी थोड़ा सा बंद कर लीजिए। 82% ऐसे 82% मेल है, जो 82% मेल ऐसे हैं जो कि 10,000 से नीचे कमाते हैं, 92% फीमेल ऐसी हैं जो कि 10,000 से नीचे कमाती हैं। पर कैपिटा इनकम आपका 2400 2400 यूएस डॉलर है। अगर आप उस 1% को कम कर दें तो आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो 4-5,000 रुपए आ जाएगा पर मंथ का। यस सर। सर तो इसमें क्या करना चाहिए इंडिया को? देखो, मैं कौशल्या कहता हूं इंडिया इज अ पॉलिसी डेफिसिट कंट्री है। इंडिया इज अ पॉलिसी डेफिसिट कंट्री। हम पॉलिसी नहीं बनाते। पॉलिसी हम इसलिए नहीं बनाते कि काम हो, अगर पॉलिसी बना भी लेते हैं तो इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैंने पीआईएल दर्ज किया है, पीआईएल दाखिल किया है। आप एक आदमी को फेवर करने के लिए, आप माइनिंग देने के लिए आप फॉरेस्ट का लैंड ले लोगे सिर्फ जस्ट टू इन ऑर्डर टू फेवर वन पर्सन? नो। तो ये आप एक्ट में ही संशोधन कर लोगे। किसी ने कहा कि अगर आपको मेजॉरिटी मिल गई तो आप एक्ट में संशोधन करिए, और वैसे एक्ट में जिसमें कि कौशल्या या खान साहब या अखौरी साहब प्रभावित हो रहे हैं। अब वी पास थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट टाइम, कोविड का। कोविड मालूम है, जो कोविड वायरस है वो वुहान से निकला था। वुहान में किसी ने रिसर्च किया कि क्यों बैट ही उसका कैरियर था। बैट वहां लोग खाते हैं और फिर उससे वो ह्यूमन बीइंग में आया। और बैट इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 70% रिसोर्सेज काट दिए, फॉरेस्ट काट दिया तो वाइल्ड लाइफ आपके पास चला आया आपके घर पे और आपने खाना शुरू कर दिया, तो उसकी बीमारी तो आप लोगे ही ना। ये बात है सर। एक प्रॉब्लम ये भी है, जो डेवलप्ड नेशन है वो लोग तो पॉल्यूशन कर चुके हैं। अभी जो है कि वो लोग बोलते हैं कि पॉल्यूशन रिड्यूस करने को बोलते हैं,
लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अच्छा, मैं आपकी बात, ये थ्योरी हर जगह चलता है। अब एक चीज बात मान लो, अब वो डेवलप्ड नेशंस थे, इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन आया तब वो सबसे आगे थे, तो नेचुरली पैसा उन्होंने कमाया, अमीर वो हुए, हम लोग नहीं थे। अब आज की तारीख पे मर तो हम रहे हैं, मरने वाले लोग तो 52 स्मॉल आइलैंड नेशन के लोग हैं, जो समुद्र के नीचे पूरा का पूरा उनका देश ही चला जा रहा है। वो आपकी क्यों परवाह, अमेरिका, अच्छा ये बताओ, ट्रंप आपकी परवाह क्यों करेगा? ट्रंप तो वैसे भी पता नहीं उसके पास कितना है, उसने जो टैरिफ का मुद्दा छेड़ा हुआ है, इतना इकोनॉमिक्स तो मैंने भी पढ़ा है कि और वहां पे हजारों, अमेरिका में प्रोसेसिंग शुरू हो गए, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब बड़ा सिंपल इश्यू है, टैरिफ अगर आप बढ़ा दोगे, बाहर से सामान आना बंद हो जाएगा। जब बाहर से सामान आना बंद होगा तो हम किसी दूसरे कंट्री में देखेंगे ना, जहां पे हमारा वो मार्केट बेस अगर नहीं तो मार्केट क्या करेंगे? जो यूएस के लिए ही सही नहीं है, बाकी कंट्री आने वाले समय में, लेकिन उनके पास हमारा 2400 है यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम, उनका जानती हो कितना है? और 48,000 यूएस डॉलर है। कहां हम, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, उनसे कहां कंपीट कर पाएंगे? लेकिन चाइना ठीक कर रहा है, उनको आंख दिखा रहा है, बोला कि आप 145% लगाओगे तो 125% मैं भी लगा रहा हूं। लेकिन इंडिया इसमें कुछ नहीं कर पाया। अब वो तो खान साहब इस पे नागेश जहाज से कुछ बोलेंगे, हमारा क्षेत्र नहीं है उसमें। आशीष जी आप पूछिए, आशीष जी आप बहुत दिन से बोल रहे हैं, आज भी आपने फोन किया था। आशीष जी, पुट योर क्वेश्चन बिफोर दिस ग्रेट स्कॉलर डॉक्टर उमाशंकर जी। आशीष जी पूछिए। अरे सर, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आप ही लिफ्ट नहीं दे रहे हो, मैं अखौरी सर के और खान साहब के भरोसे चल रहा हूँ। आप आज कोई नहीं ये ऐसा आपने क्यों बोल दी? आपके ज्ञान के हम लोग भूखे हैं, आपके ज्ञान से प्यार, वी आर thirsty of your knowledge। हाँ आशीष जी, मेरे ख्याल से आशीष जी आशीष आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ये। अब सर के व्हाट्सएप पे सर के क्वेश्चन भेज दे, सर आंसर दे देंगे। सर यहाँ नहीं, अरे हमारा आशीष को नंबर मेरा दे दीजिएगा, फोन से बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो अखौरी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अखौरी साहब, आशीष शर्मा क्यों रहे हैं जब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूछिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अखौरी सर को सुन ले, पूछ लेंगे। देखिए भाई, उमेश जी की तरफ पहले कुछ प्रशंसा करने वाली बात करना चाहता हूँ, लेकिन प्रशंसा के लिए हमारे पास उनके जैसा शब्द नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में जो नौकरी की तो कोशिश किया जहाँ तक कि अपने कॉन्शियस को कभी भी हमने अब्यूज नहीं किया और उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आप तो हमसे बहुत बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, इसलिए कुछ पूछना चाहता हूँ अभी हाल। सर मेरा आप मुझे ऐसा ना कहें सर, मैं आप मेरा चरण स्पर्श में करता हूँ आपका, आप प्लीज ऐसा ना कहें सर, आप मेरे आइकॉन हैं, आप मेरे आइकॉन हैं सर। मैं देखिए, हम लोग तो एक बार मैं अमिताभ जी से भी सहमत हूँ, इसी मौका जो मिल रहा है ये बहुत ही रेयर, ऐसी इस उम्र में भी हमको हमारी इच्छा बनी रहती है, इसी बनी रहती है कि ज्ञान की बातें और ऐसी बातें जिसका ज्ञान जरूरी है रखना, वैसे वो सुनने को मिलता है और विद्वान लोगों से सुनने को मिलता है। अब ये दो हफ्ते पहले, एक ही हफ्ते पहले हम और जनार्दन जी चेन्नई गए थे और मरीना बीच देखने का मौका मिला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मरीना बीच तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब हमने देखा हमें जैसा लगा कि ये तो रोड साइड और समुद्र का लेवल है। हम समझते हैं कि अगर डिफरेंस होगा तो पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है, एकदम एक ही लेवल में लगा।
तो हमें याद आ रहा था कि बात तो ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ और क्लाइमेट चेंज आपने वो सुविधा जो है क्लैरिफाई कर दी कि एंटायरली मैन मेड, लोग इसको नेचुरल डिजास्टर कह के अपनी जिम्मेवारी खत्म कर देना चाहते हैं। वो तो एक गलत, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक बात है कि मैन मेड है। और ये भी देखने को सब लोग ये जैसे वो लकड़हारा था ना जिस डाली पर बैठा हुआ था, उसी डाली को काट रहा था वो। तो हम लोग वही से ही है, हम लोग अपने ही डाली, जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी डाली को काट रहे हैं। इसके सारे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्योंकि सिर्फ पूछने के लिए, ज्ञान के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि 7,800 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट लाइन है, दोनों साइड मिला के, अरेबियन और इंडियन दोनों मिला करके, अभी जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, जिसको जो 2 दिन के लिए तबाही लाती है और 2 दिन के तबाही देने के बाद वो चली जाती है। और इसमें कुछ खास जगह है जहाँ पर ये तबाही आती है और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद चली जाती है। आप पूछना चाहते थे कि कहाँ कौन सेक्टर बहुत ज्यादा वल्नरेबल आइडेंटिफाई हो चुका है, कौन सा ख्याल है कि वो that will be a matter of statistics कि कौन सा एरिया रिपीटेडली it comes under attack from the rising level of the sea। तो आप ये लोग जैसे एक बार पूछा हमने एक व्यक्ति से, तो उन्होंने कहा कि ये जो ढाका साइड है, बांग्लादेश साइड है, वहां पर उसका नाम लिया कि वहां पर से नहीं समझ में आया कि ग्लेशियर्स जो आते हैं नीचे निकल कर, तो पानी ठंडा रहता है और समुद्र का पानी गर्म रहता है। तो जो लेवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म। ये हम उस समय नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब आपसे पूछ लेते हैं कि आप ही उमा शंकर जी, कौन सा सेक्टर वल्नरेबल है सर? पहले ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा। मतलब स्थिति ये है कि हमारा 47% पॉपुलेशन उस पर आश्रित है। दूसरा है अर्बन सेक्टर, जो सबसे ज्यादा। आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट है। नहीं, आवाज आ रही है। टेरिटोरियल जो है उस पर क्या सर? जो ईस्ट कोस्ट में कौन से किस टेरिटरीज में ज्यादा? अच्छा, सबसे ज्यादा अगर ईस्ट कोस्ट में आप देखें तो पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्टल पार्ट से वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और हमारे जो वो आइलैंड्स हैं जितने, वो सारे के सारे वल्नरेबल है। इनफैक्ट हमारा हॉटस्पॉट्स में तो निकोबार आइलैंड भी है। अगर आप हॉटस्पॉट्स में देखें तो उसके नीचे वाला जितना एरिया है, अगर मैप होता तो सर मैं आपको बता देता, तो वो सारे एरियाज हैं जो कि वो हॉटस्पॉट्स पे हैं। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये, अब जैसे मलेशिया ले लें तो उसका जो कोस्टल एरिया है मलेशिया का, अब मलेशिया वालों ने इतना फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन शुरू कर दिया, इतना डिफॉरेस्टेशन किया है कि वो फॉरेस्ट, उनका जो भी कोस्टल फॉरेस्ट था, अब वो कोस्टल फॉरेस्ट नाम का कोई चीज नहीं रहा। वहां से वो बैरियर उन्होंने हटा दिया। अब वो सी वाटर पूरा का पूरा आपको उनके शहर में चला है। अब उसी तरह अगर फिलीपाइंस का देख ले, उसी तरह अगर आप निकोबार आइलैंड का देख ले, अंडमान आइलैंड का देख ले, श्रीलंका। अमिताभ जी आवाज आ रही है? उसी तरह
अमिताभ जी आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर ले। उसी तरह आप श्रीलंका का देख लें तो ये जितने सेक्टर्स है टेरिटोरियल सेक्टर्स, वो सारे के सारे इस पे अगर कभी आप मौका देंगे तो सेक्टर वाइज हम बात कर सकते हैं, कंट्री वाइज बात कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री सबसे। अमिताभ जी आपको खुला हुआ, थोड़ा सा म्यूट कर लें। अमिताभ जी प्लीज, अमिताभ जी प्लीज। तो सारे कंट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा एरिया वल्नरेबल है हॉट स्पॉट्स में। बांग्लादेश की तो हालत ये है कि अब वहां पे उसके पोर्ट्स भी वल्नरेबल हो गए, श्रीलंका के पोर्ट्स भी वल्नरेबल है। तो इस तरह है सर वो हमारा पूरा का पूरा। हाँ, अब जो वाटर का जो डिफरेंस आपने कहा क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखिए सर जो सी का वाटर गर्म हुआ है, ये दुर्भाग्य है कि न केवल सरफेस वाटर हमारा हीटिंग इज नॉट ओनली हीटिंग ऑफ द सरफेस वाटर, द टेम्परेचर हैज गॉन डाउन डेप बाय 50 मीटर्स। वो 50 मीटर तक पानी हमारा गर्म हो गया है। इसकी वजह से क्या हो गया है, जो पानी सबसे ज्यादा मतलब समय लेता है गर्म होने में और उतना ही कम सब ज्यादा समय लेता है ठंडा होने में। इसका पूरा का पूरा डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप है सर मॉनसून से। अगर जैसे आप समझ लीजिए कि आर्कटिक या सी आइस आपका वो कम हो जाएगा, आपका वो डिसरप्ट कर जाएगा मॉनसून। और जिस दिन मॉनसून का डिसरप्शन हो जाएगा सर, ऑलरेडी एक अभी रिपोर्ट आया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल इसका, उन्होंने बिल्कुल टाइम तक निकाल दिया है कि किस एरिया में कम बारिश हो रही है, किस एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है। फॉर एग्जांपल बताऊं सर, ईस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में बारिश कम हो गया सर, वेस्टर्न पार्ट में बारिश बढ़ गया है। और टाइम का बताया उन्होंने, अर्ली मॉर्निंग बारिश सी में बारिश ज्यादा हो रही है और आफ्टरनून में लैंड में बारिश ज्यादा हो रही है। अब इसका नतीजा आप देख लीजिए सर, अगर आफ्टरनून में बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट है, तो आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए समय नहीं है, अंधेरे में आप काम नहीं कर सकते सर। ये सारे इश्यूज को अगर आप देख लेंगे तो बहुत वल्नरेबल हो जाता है हमारा सी लेवल राइज। सी लेवल राइज सिर्फ एक्सट्रीम इवेंट्स अगर होते हैं जिसमें कि अगर तो उसके जो टायर्स होते हैं सर, टायर्स चले जाते हैं कम से कम 9-10 मीटर तक, और जब पानी एक बार आ जाता है तो रिसीड करने में बड़ी दिक्कत होती है। और जहां पे वो खेतों में पानी चला जाता है तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब पैडी आप नहीं उगा सकते, आप वहां पे गेहूं नहीं उगा सकते, आप वहां पे सब्जियों को नहीं उगा सकते, आपको रिक्लेम करना पड़ेगा फिर सॉइल से। ये सारे इश्यूज है। हमारे इंटरनेशनल स्कॉलर साइकात बाशु भी हैं हमारे साथ। साइकात बाशु, you want to add something? He is from Canada. At present he is in Ranchi. So Saikath Bashu, you want to add something, or you want to make comment also, or you want to raise some question? Please do that. Saikath Bashu is अखौरी सर से पहले खत्म हो जाने दीजिए। थोड़ा कर लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं करूंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ, प्रसाद साहब आप म्यूट है सर। सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट है। मैं आपको सिर्फ धन्यवाद देना बाकी रह गया था। बहुत बहुत थैंक यू। यस यस बसु साइकिल आप हाँ जी उमाशंकर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इतने अच्छे मतलब दुरुस्त शब्दों में आप इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हम लोगों को बताए। तो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर इंटरेक्शंस और मोर प्रेजेंटेशन आपके, क्यों आप फॉरेस्ट सर्विस में रह चुके हैं। तो एंड मैंने बहुत सारे आपके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, सो आई एम वेरी मच थ्रिल्ड टू रिव्यू एंड रीड देम। इज वेरी एक्साइटिंग। बहुत सारे प्लेजर इज ऑल माइन सर, प्रोवाइडेड कि अमिताभ जी समय दे। अरे यार, हो जाएगा जरूर समय देंगे, कोई बात नहीं। हम हमेशा समय देंगे और आपका द्वार खुला हुआ है।
और एक चीज मैं बताता हूँ कि मेरा ग्रुप जो है वो सभी बड़े बड़े विद्वानों का है और सबको अपने अपने लाइन में स्पेशल नॉलेज है। तो कभी कभी लोग किसी किसी कमेंट से नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे पे कमेंट कर देते हैं और मतलब ग्रुप छोड़ने की बात करने लगते हैं। ये अनप्लीजेंट सिचुएशन आ जाता है और मैं ये चेष्टा थोड़ा करता हूँ ह्यूमन इमोशंस है, थोड़ा कभी हाँ ऊंच नीच हो हाँ जाएगा, हाँ, इट्स तो नो हम बिग डील, वो अब ठीक हो जाएगा। इसे आप इसको इतना महत्व या ध्यान मत दे, लाइक देयर विल बी ऑलवेज, लाइक यू नो वी ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देयर विल बी डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स एंड देयर विल बी कम्युनिकेशन। तो फिर भी उमाशंकर जी से मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। हाँ, मैं क्या अखौरी सर को एक बात मैं कह दो। अखौरी सर, मैं किसी विद्वान को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इससे मेरा पर्सनल और हमारे ग्रुप का पर्सनल नुकसान होगा कि एक भी विद्वान किसी दूसरे विद्वान के कमेंट से हमारे ग्रुप के छोड़ने की बात करे या उसको निकालने की बात करे, तो उसमें मैं सब उन दोनों को जोड़ के लेकिन उन दोनों को रख लेता हूं अभी तक मेरा, क्योंकि 2-3 बार हमको उमा शंकर जी ने कमेंट किया इसलिए बोलना जरूरी हो गया। इसलिए व्हाट यू वांट टू ऐड साकेत बसु जी, आप ऐड करिए टॉपिक का क्योंकि टाइम बहुत हो गया। बस एक मिनट अखौरी सर, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आसाम में एक डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। वहां पे भारत सरकार ने एक बड़ी अकलमंदी की काम की। उन्होंने एक एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग सिस्टम से जमीन के अंदर खोद के और वो गैस निकालने लगे, और उनका रिग था कहीं और पे, आग लग गई। रिग वो करीब आग 31-32 दिन तक चलता रहा। करीब 12 से 15 हजार के आसपास के लोग शिफ्ट करने पड़े। लेकिन 2 चीजों को किसी ने महसूस नहीं किया। 3 चीज। पहला, एक कोसू होता था सर, एक ट्यूबर है जो वहां के गांव के लोग खाते हैं। नाउ दैट कोसू हैज स्टॉप्ड ग्रोइंग। अब वो कोसू उस एरिया में होता ही नहीं है। और सर, रिग के 4 किलोमीटर के रेडियस में अब पैडी की खेती नहीं होती। वो पैडी अब भूल गए लोग। और तीसरी बात, वो रिग जो उनका जो रिग था, उससे जो वाटर बॉडीज में, जो नेशनल पार्क के वाटर बॉडीज में प्रेसिपिटेट्स गए, उससे जो एवियन फौना है, जो बर्ड्स है, वो बहुत मरे। अब इसका किसी ने भी साइंटिफिक स्टडी नहीं किया कि ये आफ्टर ऑल वहां पे लगना था या नहीं लगना था। मतलब देखिए, हमें तकलीफ इस बात की होती है कि आपके पास डेटाबेस है नहीं, नॉलेज बेस है नहीं, कौन सा एनिमल एक इकोसिस्टम में क्या काम कर रहा है ये भी पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो वल्चर है, वल्चर समाप्त हो गया है, करीब समाप्त हो गया है, और सुनकर आश्चर्य होगा सर कि हमारे 4% डेथ इंडिया में, नॉर्मली 91 से 95 लाख हर साल लोग मरते हैं, अब उसके ऊपर 4% लोग मरने लग गए। किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि नहीं, वल्चर की वजह से ऐसा हो रहा है। ये है सर। अभी हमारे बीच में हर्ष जी हैं। हर्ष जी, यू वांट टू कम वर्ड में? आप बहुत कुछ बोल जाते हैं, हमारे यंग इकोनॉमिस्ट। व्हाट यू वांट टू मेक कमेंट? हर्ष जी, एक्सपर्ट कमेंट। हर्ष जी, very good evening, sir. Sir was Yes, saying sir. something. I don't want to interrupt him. Please let him complete. ओके ओके, ठीक है। साइकत बसु सर, आप बताइए थोड़ा सा। वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि मुझे जाना है। तो प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। प्लीज सर। साइकत बसु जी, प्लीज। उमा शंकर जी आपको सुनना चाहते हैं। साइकत बसु जी, साइकत बसु जी साइलेंट अब चुप हो गए। अब कॉल इट अ डे सर। अच्छा ठीक है। अभी हमारे बीच में प्रतिमा जी और बहुत सारे लोग हैं, भाविका जैन और बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट, लेकिन सर को जाना है और हमको उनसे इस एतवार शनिवार को बहुत 2 अच्छे विद्वान मिल गए हैं
तो अगले इसके बाद के इतवार में हमको फिर, क्योंकि शाकिर जी भी ने रिक्वेस्ट किया, कौरी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, जोशी जी ने भी रिक्वेस्ट किया, हर्षी जी ने भी रिक्वेस्ट किया, तो हमको उमा शंकर जी को सुनने की इच्छा है। उनकी इजाजत चाहिए और उनकी उनका उनके नहीं नहीं, उनकी अगली बार जैसा कि सर ने कहा है वो हम चीता पे बात करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू सर। और अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी फिनिशिंग, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान आए हैं। भाविका आई हैं, प्रतिमा साहू आई हैं, अभय कृष्णन हैं और आशीष जी हैं, सब लोग हैं। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं चंद्रेश्वर खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक अपनी अमृत बानी दें और हमारे उमा शंकर जी को अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही चाहिए अब सभी को। तो प्लीज स्टार्ट हम प्रसाद साहब से करवाते हैं और फिनिश हम चंद्रेश्वर खान साहब से। खान साहब जी प्लीज। जी खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को वैसे पुरुष के पौरुष की जरूरत होती है जो सत्य को उसी रूप में बोले जो सत्य है, और इस सत्य को उमाशंकर जी, डॉक्टर उमाशंकर जी जिस तरह से रखते हैं वो हमारे साहस को बढ़ाता है कि हम सत्य को सुने, उसको आत्मसात करें। उससे फायदा ये होगा कि हम अपनी गलतियों को मानेंगे, उससे सीखेंगे। मानना आसान है, जानना कठिन है। इन्होंने जो जानने पर जोर दिया तो वो तब समाज में विकसित होता है जब हम सत्य सुनने के लिए तैयार होते हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि हम इस वेबिनार के माध्यम से एक ऐसे वातावरण का सृजन करें जहां जो सत्य के हितैषी हैं, सत्य को पहले समझना पड़ेगा और इसके लिए साहस की जरूरत। मुझे तुमको धन्यवाद देने के लिए 1 मिनट का उमाशंकर जी मैं आपको समय दे रहा हूं। जापान के विकास में 3K का बड़ा महत्व रहा है। इसको बोलते हैं कैकन, कैन एंड डोक्यो। ये है एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड करेज। ये फायदेमंद भी है और ये खतरनाक। तो जहां जहां इसके फायदे हो उन चीजों को लेकर के, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में हमने नहीं देखा है तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर उमाशंकर नहीं देखें। तो इस चीज के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा कि इन तीनों का समन्वय हम कैसे करते हैं और समाज के व्यापक हित के लिए, क्योंकि उमाशंकर साहब भारी विद्वान हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि लेट अस क्रिएट ए बैलेंस स्कोर कार्ड। कि वो बैलेंस स्कोर कार्ड आप जैसे विद्वान ही विकास की रूपरेखा को तैयार करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये हमारी आशा है, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारा विश्वास है कि आप शक्ति बिना महेश आने सदा हम शिव रूप शिव आप में दोनों है, आप उमा भी हैं और शंकर भी हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि शिव में से यदि ई कटा तो वो सब हो जाता है। तो शिव जब शक्ति के साथ रहते हैं, संजोग से आपका नाम उमाशंकर, दोनों के साथ आपका समन्वय है, तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान शंकर से, आशुतोष से, कि आपने जो सत्यान्वेषण किया है ये लोगों के बीच में आए। और इसके लिए अखौरी साहब लोग इनकी जो मैंने आकुलता देखी थी जब आप नहीं आ पाए थे, मैं वहां था, मुझको इन्होंने सीधे नहीं कहा था, लेकिन हमको प्रकारांतर से मालूम हुआ। जब मालूम हुआ
दूसरे मेरे मित्र ने कहा, तो हमने उनको कहा कि अरे ये वो यदि आने वाले थे तो वास्तव में हम लोगों को अभी लोगों को घाटा हुआ, इसीलिए हमने अखौरी साहब को थोड़ा उदास देखा। तो आप उदास को हटा करके एक सत्य के ऐसे मोड़ पर हैं जो राष्ट्र को भी समझने की जरूरत है। आपसे लोग घबराए नहीं, उसका फायदा है। और आपने जो कहा था कि आप सीधा प्रधानमंत्री जी से बोलिए, आप वो रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने बहुत पहले कोशिश की थी कुछ, जो हमने आपको कहा भी कि वो आप ही के मंत्रालय में भेजा गया था और फिर हमको जवाब नहीं मिला, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में। आप सक्षम हैं, सुंदर हैं, सुदृढ़ हैं, सौम्य हैं, शिव हैं, इसको बढ़ाया जाए। और भगवान शिव आपको ताकत दिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, आपके केस काले हैं, केस काले ही होने चाहिए। हम दो सफेद केस वाले, अखौरी साहब और मैं, जिनका पूरा का पूरा केस सफेद है, तो उससे यदि थोड़ी सी प्रार्थना हम कर रहे हैं वो फलीभूत हो और आप समाज, देश और दुनिया को जानते हैं, आप उसका व्यापक कल्याण करें। आपको प्रणाम, और प्रणाम के साथ आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत प्रणाम और सभी बुजुर्गों को प्रणाम, चरण स्पर्श। और एक बात और हम लास्ट में बोल दें कि इस चीज को जो ज्ञान ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास, जैसे विद्वानों का बुलाने का प्रयास मैं अकेला कर रहा हूं, उसी तरह से विद्वानों का ज्ञान लेने का भी प्रयास कर रहा हूं। उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में हम थोड़ा सा अपने को अकेला पा रहे हैं। इसमें हम सभी सामर्थ्यवान लोगों का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जिससे कि इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर सुंदर प्लान्स को हम ऊपर तक पहुंचा दें। बीच में हमारा सब जाता था ऊपर तक, और अब कुछ मतलब और भी हम सोर्स चाहते हैं, जिससे कि ये केवल खाली वेबिनार की भाषा नहीं रह जाए। हम इसको एक स्वरूप दें, इसको इम्प्लीमेंट करें और लोगों को जागरूक करके और एक सक्षम और एक्टिव वेबिनार ग्रुप बनाएं। सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श और सभी सभी जूनियर्स को हमारा प्यार भरा आशीष। हम लोग फिर अगले शनिवार रविवार 2 विद्वान तैयार हो गए हैं और वो डॉक्टर्स का समय होगा, उसको भी सुनेंगे। और उसके बाद वाले में हम उमा शंकर जी और एक स्विट्जरलैंड से बहुत दिन से बोल रहे हैं, अपनी से उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा और हम बहुत खुश हैं। और अमेरिका से भी उन्होंने कहा एक और टॉपिक तैयार की है, उसको बोलेंगे। हम लोग तैयार कर रहे हैं और फिर हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद के को लेना चाहेंगे। आशीष जी, आप साइलेंट मत रहिए, बोलने की आदत डालिए और अपना प्रश्न पूछिए। और पूछ करके फिर आप लिखित भी उमाशंकर जी को भेज दीजिएगा, मैं उनका नंबर दे दूंगा। प्रणाम 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 प्रणाम। आप सबको धन्यवाद। आप सबको नए मेंबर प्रतिमा की ओर से भी साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रणाम सर।